आज की देखिए बड़ी खबर यही है कि ईरान अमेरिका मीटिंग कल हुई थी और उसका अपडेट हम बता देते हैं कि कल जेनेवा में जो मीटिंग हुई, ईरान ने कहा कि काफ़ी बेहतर रही, काफ़ी लंबी चली, 3-4 घंटे पहले चली, उसके बाद पोस्ट लंच करीब और 2 घंटे चली। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मीटिंग थी वो कंस्ट्रक्टिव थी, लॉन्ग टर्म विज़न के साथ थी। लेकिन सोमवार को वियना में दोबारा मीटिंग होने जा रही है इन दोनों देशों के बीच में। अब ये थोड़ा मामला पेच फंस जाता है। अमेरिका की तरफ से मीटिंग को लेकर कोई बयान उतने बड़े नहीं आए कि डोनाल्ड ट्रंप या कुछ उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान आ जाए कि ये मीटिंग रही कैसी एक्चुअली, क्योंकि उनके बयानों पर ही सारा मामला फंस जाता है। जानकारों के अनुसार अभी भी लड़ाई का खतरा टला नहीं है, भले ये मीटिंग हो गई हो। और ट्रंप को युद्ध करने से पहले अमेरिकी कांग्रेस से बिल पास कराना है और अगले हफ्ते ट्रंप बिल भी पेश कर सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो सकता है, लड़ाई क्यों हो सकती है? क्योंकि अमेरिका चाहता है ईरान में सत्ता परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पेच फंसा हुआ है असली, कि ईरान के जो ऑफिशियल हैं वो उसी सत्ता से आ रहे हैं, वो कैसे कहेंगे कि हमें चेंज कर दीजिए। दूसरा कि अमेरिका की ईरान से ये दूसरी चीज़ है कि लड़ाई है कि वो कह रहे भाई आपने जितना यूरेनियम लिया है उसको बाहर निकालो, ख़त्म करो, ठीक है, और आप भविष्य में यूरेनियम लोगे ही नहीं। ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहे हैं, हम हथियार बना ही नहीं रहे। तो अब लड़ाई इस चीज़ की है और वो ईरान जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो यूरेनियम नहीं लेगा या अपने पुराने यूरेनियम को ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पर लड़ाई थोड़ी सी फंसती है, जहाँ पर कि देखना होगा कि इसका सॉल्यूशन निकलता है या सॉल्यूशन युद्ध होता है। महेश सर, जो आप बात कह रहे थे कि थोड़ा सा फंडामेंटल वाली बातें हैं, सर ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें जो आपने पढ़ा हो और उसका असर किन शेयरों पर आप देख रहे हो, ये बताइए सर। नहीं, डेफिनेटली फंडामेंटल्स ये चीजें जो है ग्लोबली इम्पैक्ट जरूर करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे ऑयल के अंदर थोड़ा भी अपसाइड मिलता है तो ओएनजीसी के अंदर थोड़ा वैसे भी सेटअप पॉजिटिव बना हुआ है ओएनजीसी का, और यहाँ से एक अच्छा खासा सेटअप 282 के ऊपर क्लोजिंग आते ही एक अच्छा खासा सेटअप 296 305 तक की रेंज ओएनजीसी में भी बन सकती है। तो यहाँ पे ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे एक डिमांड जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, और टेक्निकल सेटअप भी थोड़े पॉजिटिव बने हुए हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीजों का इम्पैक्ट इन्हीं शेयरों पे देखने को मिल सकता है। और मेरे हिसाब से ये ग्लोबल इवेंट है, यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ कहना, क्योंकि एक दिन एक स्टेटमेंट आएगा, दूसरे दिन दूसरा स्टेटमेंट आएगा, तो वहाँ पे कुछ ज्यादा कमेंट कोई भी नहीं कर सकता है इधर, अपन तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी है। बट यस, ओएनजीसी जैसे शेयर के अंदर ध्यान रखा जा सकता है, ऑयल इंडिया पे ध्यान रखा जा सकता है। यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा भी अपसाइड मिलने के चांसेस, मुझे यहाँ पे थोड़े और अपसाइड मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। शरद सर, ऑयल के कौन से शेयर हैं आपने? देखो परसों स्ट्रेटेजी दी थी आईओसी की, वो टारगेट हिट हुआ। उसके बाद आपने ऑयल इंडिया पर कल स्ट्रेटेजी दी। सर ऑयल तो आप भी टच कर रहे हो, यानी डेटा तो आपका बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका की सुगबुगाहट आपके डेटा में भी है। सर अब ये बताएं कि कौन से शेयर से आज देखो ऑयल इंडिया से चला हुआ है, और ये केवल इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ रही है क्योंकि क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं रिस्क है अपसाइड का। और अपसाइड का रिस्क क्यों है? क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ भी एस्केलेशन होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो होती है वहाँ से जो क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, और उसके डिसरप्ट होने से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हालांकि पहले ही बढ़ चुकी हैं, करीब $72 तक आ चुकी हैं। लेकिन अगर मुझे शरद सर दो तरह के शेयर ऑयल इंडिया ओएनजीसी में से चुनना हो कि ये दोनों हैं एक जगह पर एक पाले में जो एक्सप्लोरेशन भी करती हैं, दूसरी तरफ है रिफाइनिंग प्लस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस, इनमें से कोई चुनना हो तो क्या करेंगे सर? मतलब खरीद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेचेंगे, एक्सप्लोरेशन को खरीदेंगे, या एक्सप्लोरेशन को बेचेंगे ओएमसी को खरीदेंगे, करेंगे क्या सर? हम्म, जी। तो देखिए, अव्वल तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ओएनजीसी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ। बिल्कुल ओएनजीसी में एक स्ट्रेंथ है, मैं पहले से ये बात कह रहा हूँ, कंसोलिडेशन है। और ये वही जो आपने प्ले किया,
बेसिकली ओएनजीसी की तरफ मैं जाऊंगा। ऑयल मार्केटिंग में सिलेक्टिव काउंटर्स है, वो भी मैं बता दूंगा उसमें क्या है। तो कॉन्ट्रा रहेगा दोनों का ट्रेड। ओएनजीसी को देखिए, इसका बेस है 275 के पास। ये मैंने लास्ट भी शो में शायद किसी ने बोला था कि 296 की तरफ जा रहा है, तो करीब 5.5-6% का मूव यहाँ पर अभी भी पेंडिंग है। ये ब्रेकआउट दे 280 के ऊपर तो आपको निकल जाएगा 296 की तरफ। इसमें स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और टेक्निकली भी अगर आप ओएनजीसी को देखेंगे, पिछले 5 दिन का डेरिवेटिव स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है 275 के ऊपर, डिसेंट शॉर्ट कवरिंग है। वॉल्यूम उतना नहीं है, इस वजह से ब्रेकआउट नहीं आ रहा 281 के ऊपर। वॉल्यूम आया तो बहुत शार्प ब्रेकआउट आएगा। डिलीवरी बेस बाइंग है, अभी भी कॉल राइटर्स हैवी हैं 280 के जोन में, 280 के स्ट्राइक पे। अगर ये ऊपर की तरफ निकला तो शॉर्ट गामा स्क्वीज आएगा, पुल बैक आएगा 296 की तरफ। तो बिल्कुल ओएनजीसी तो रहता ही है। अगर आप ऑयल इंडिया को देखिए तो यहाँ पर ऑयल इंडिया का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मैं केवल टेक्निकल राय यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि शो टेक्निकल है, तो देखिए साहब उस तरह की राय ही दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ऑयल इंडिया के अंदर 463 का एक अच्छा बेस है, 463 का 488 के ऊपर निकल जाएगा तो 515 तक का मूव इसमें बहुत आराम से बनेगा। मैंने इसीलिए इसमें एक स्ट्रक्चर भी दिया था। 6.5% 7% का मूव यहाँ से मुझे ऑयल इंडिया में भी दिखता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, आप देखिए 1.5% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है। 5 दिन के स्ट्रक्चर को देखें तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई है 468 के ऊपर विवेक जी, और ये ब्रेकआउट दे दिया है 480 का। इसने क्लीन ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी है, डिलीवरी भी है। और अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग भी है 480 के जोन पर, तो ये क्लीन सेटअप हो जाता है। जो कल मैंने दिया भी था 482 ऑलरेडी चल रहा है ये, और आराम से 6-7% का मूव मुझे यहाँ से आता दिखाई देता है। फिर इसके बाद इसी सेगमेंट में अगर हम पेट्रोनेट एलएनजी को देख लें, तो जो एलएनजी इंपोर्ट और रिगैसिफिकेशन करता है, वहां पर देखिए इसका ये काउंटर अच्छा है। ये डिस्क्लोजर है कि पेट्रोनेट एलएनजी हमारे कैश के क्लाइंट्स को भी काफी नीचे के भाव से रिकमेंडेड है। और यहाँ देखिए अच्छा मूव है, क्लीन ब्रेकआउट है पेट्रोनेट में, और रिकमेंडेड प्राइस काफी नीचे का है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मूव जिसके पास भी है काउंटर, अब एंट्री करने की जगह नहीं है, बट ये अपने 340 के भाव की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए अभी 332-33 का भाव है। मुझे लगता है करंट प्राइस से भी विवेक जी करीब करीब 4% से करीब करीब ऊपर की तरफ 8-9% तक का मूव बनता है, जो उसका ऑल टाइम हाई है 350, वहां तक भी जाने की कोशिश ये कर सकता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, पेट्रोनेट का एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। फिर वही चीज, एक शॉर्ट कवरिंग आई 304 के पास 23 फरवरी को, और वो शॉर्ट कवरिंग को पुल बैक इसने दिया, स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूएशन है ट्रेंड का, और शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है 320 के जोन में, कॉल राइटर अनवाइंडिंग दिख रही है। ऊपर इंटरेस्ट 11% आज भी ऊपर है, वॉल्यूम 1.2 टाइम्स है, डिसेंट लॉन्ग बिल्डअप है विवेक जी, अच्छा वॉल्यूम पिकअप आ रहा है। आज सुबह एक डिसेंट वॉल्यूम भी आया है इसके अंदर 319-320 के पास। तो मुझे लगता है ये करीब 8-9% का प्ले ऊपर की तरफ बन जाता है। तो 3 काउंटर्स है जहां मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ रह सकती है। बिल्कुल ठीक है महेश सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पेट्रोनेट एलएनजी कल आपने दिया भी था सर अपने F&O वाले शो में, और शरद सर आपने ऑयल इंडिया दिया था। सर टारगेट की क्या स्थिति है? अगर F&O के टारगेट अभी आ गए सर बता दीजिए, कोई बात नहीं। जी, तो देखिए मैं आप पहले बोले महेश जी प्लीज। हाँ, महेश जी सर आप बता दीजिए जी। पेट्रोनेट का अपन ने 320 का कॉल दिया था, रेंज थी 6.5 से 7 रुपए की रेंज, स्टॉप लॉस था 4.80 रुपए। फर्स्ट टारगेट 9 था, सेकंड 11 था, और थर्ड था 14। तो आज शायद 1190 के करीब मार दिया हाई, तो ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट से ऊपर हो गए, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये पेंडिंग था। दूसरे दो दो और कल दिए थे मेरे हिसाब से, उनके भी टारगेट कल ही हिट हो गए थे इधर। ये आपका अदानी पोर्ट का था अपना, तो वहां पे भी अपन ने 38 से 40 की रेंज में बाइंग का कॉल दिया था, 1560 का। वो पहला टारगेट अपन ने 45 दिया था, 45 से ऊपर वो अचीव हो चुका था। लुपिन था दूसरा, 2400 का कॉल दिया था 25 से 28 की रेंज में, और तो पहला टारगेट 35 के करीब दिया था, तो वो भी कल ही अचीव हो गया था। तीसरा आईसीआईसीआई बैंक था, वो पेंडिंग है। और ये पेट्रोनेट पहले दिया हुआ था, ये शायद पेट्रोनेट अपन ने दिया था भाव शायद मेरे हिसाब से 312-13 का भाव था। तो वो अब अभी उसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आया है, तो वो अचीव हो गया, वहां पे पैसा डबल से ऊपर भी बन गया।
बहुत बढ़िया महेश सर। आज देखिए गिरे हुए मार्केट में जब टारगेट हिट होते हैं तो बड़ी खुशी होती है सर। और देखिए पेट्रोनेट एलएनजी और सर ने बताई ये जो कॉल्स जितनी भी हैं सबकी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिख रही हैं। महेश सर, अब ये इनमें ज़्यादातर में जो टारगेट हिट हो गए हैं, अब कोई बड़े टारगेट्स तो नहीं है या इन्हीं में बने रहें, मतलब या इनमें प्रॉफिट बुक करें और निकलें? देखिए, मोमेंटम अगर मिल गया है तो पहला टारगेट इंटरडे में ही आपका अचीव होता है, तो बट ऑब्वियस बुक करना चाहिए। अगर 22 का कॉल है, 28 की रेंज है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए इसको बुक करना चाहिए। पेट्रोनेट एलएनजी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें थोड़ी और पोटेंशियल लगती है। स्लो एंड स्टेडी 350 360 ये रेंज धीरे धीरे करके शायद 1-2 महीने में अपने को देखने को मिल जाए। मीनवेल स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 298 के करीब इसका स्टॉप लॉस लोअर का बनेगा। तो ये चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे डिलीवरी बेस किसके पास बाइंग है तो वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा लेकिन वापस से चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिवनेस लग सकती है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। शरद सर, अब आप बताएं सर। जी। तो ये एक सेटअप था एल&टी फाइनेंस का। वो देखिए, एक स्ट्रैडल मैंने दिया था कॉल और पुट का। 310 का कॉल था, 300 का पुट था, वो एग्जिट हो गया। उसमें कॉल का पुट का टारगेट आ गया है, और पुट का टारगेट दिया था 15 रुपया, और कॉल का टारगेट दिया था, कॉल का स्टॉप लॉस दिया था 6 रुपया। तो आज सुबह उसका पुट का टारगेट आ गया 15 रुपए, कॉल का स्टॉप लॉस आ गया 6 रुपया। तो करीब 11.7% का प्रॉफिट यहाँ 42,300 कैपिटल पे 4,950 रुपीज बन गया। ये ट्रेड एग्जिट हो गया विवेक जी। बहुत बढ़िया और सर। ये पहला मेरे ख्याल से बिजनेस चैनल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एनालिस्ट के वो गन पॉइंट पे जो है वो एंकर ने सामने सामने ट्रेड निकलवा लिया था विवेक जी। और वो ट्रेड यही है एल&टी फाइनेंस। तो स्ट्रेटजी निकलवा ली थी 10 मिनट में। तो मुझे उम्मीद कम थी कि ये चलेगा, लेकिन चल गया। चलिए, I बढ़िया saved बात my है ना face. सर। देखिए जी जी 10% पैसा बन जाए और क्या चाहिए, और वो भी 10 मिनट में। 10 मिनट में आपसे जी स्ट्रेटजी बनवाई थी, 10% रिटर्न आ गया, और क्या चाहिए सर? जी जी जी। तो देखिए, ये आपका आपका नहीं बड़प्पन सर, है। ये आपका है जी ये सर, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बस, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सभी से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर आप डिस्कशन को, किसी किसी टॉपिक को डिस्कशन में थोड़ा लंबा खींच देते हो। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे जब तक सेटिस्फैक्ट्रीली एक कंक्लूजन नहीं मिलता तब तक मेरा वो डिस्कशन शुरू करने का फ़ायदा नहीं है। तो अब जैसे ईरान वाली टेंशन है, ईरान अमेरिका वाली टेंशन, अब जब तक मुझे ये नहीं पता कि कौन से शेयर खरीदने बेचने में क्या डिस्कस करके करूं, तो अब आपसे अगर मैंने शरद सर को बुलाया और शरद सर से मैं स्ट्रैटेजी ना लूं, शेयर ना लूं, महेश सर को बुलाया, शेयर ना लूं, तो फ़ायदा क्या है सर? हम आपस में बात करें। तो इससे बेहतर है कि सर शेयर निकालें। अब देखिए महेश सर ने 3 कॉल दी, ज़बरदस्त रिटर्न आ गए। आपने कॉल दी, रिटर्न आ गए। अब ऐसी गिरी हुई खराब मार्केट में अगर पैसे बन रहे हैं तो लोगों को देखना जरूरी हो जाएगा ना, कि लोगों को लगेगा कि हाँ भाई शरद सर आते हैं, महेश सर आते हैं, पैसा बनना चाहिए, और बनते हैं तो खुशी होती है उनको। फिर मार्केट कहीं भी जाए उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आप पढ़ रहे हो सर, आपकी पढ़ाई का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यही मैं आपकी पढ़ाई का फ़ायदा दिलवाता हूँ सर, और कुछ नहीं करता। जी, मेरा मेरा सबमिशन ये रहता है इसमें, जो आप बिल्कुल सही काम करते हैं। देखिए, फ्रैंकली मुझे ये नहीं पता कि सिक्योरिटी का डायरेक्शन क्या होगा। हाँ। मुझे नहीं पता, बट ओवर द इयर्स मैंने ये समझा है कि मुझे बाजार को पैसा नहीं देना है। मतलब मुझे स्टॉप लॉस पे पैसा नहीं देना है, मतलब मुझे लॉस पे ट्रेड को नहीं काटना है। तो बिल्कुल देखिए, ठीक मैं है आपको सर। बताऊं, मैं पहले सोच रहा था कि एल&टी चल जाएगा, एल&टी फाइनेंस का स्ट्रक्चर अच्छा है, चल जाएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, मुझे लगा था कॉल के साइड टारगेट आएगा, पुट के साइड स्टॉप लॉस आएगा। लेकिन मैं टारगेट स्टॉप लॉस पे बहुत बहुत ध्यान नहीं देता। मैं रिस्क कंट्रोल पे काफी ध्यान देने की कोशिश करता हूँ कि रिस्क कैसे मिटिगेटेड रहे, कि सिक्योरिटी किधर भी चली जाए आपका प्रॉफिट आना चाहिए। तो उस तरह से मैं ये स्ट्रेटजी बनाता हूँ यूजुअली। और मेरा पूरा ध्यान रिस्क कंट्रोल पर ही रहता है। तो जब आप मुझे ट्रेड बनवा भी रहे थे तो मेरा ध्यान इस बात में नहीं था कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, मेरा ध्यान इस बात पे था कि सिक्योरिटी वोलेटिलिटी आएगी तो दोनों साइड पर मेरा पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, मतलब मेरा लॉस ना जाए मेरी जेब से। पैसा थोड़ा कम मिल जाए, 10% मिले ठीक है चलेगा, 8% मिले चलेगा, लेकिन लॉस नहीं जाना चाहिए। तो उसी नोशन से, उसी बेसिक टेनेट को ध्यान देते हुए मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ।
और hopefully it works. So that sounds really good and I feel really good about it, and thanks to you also for getting the best out of us. बिल्कुल सर, आपको सर ज़्यादा बड़ा धन्यवाद जिन लोगों ने ट्रेड किया उनकी तरफ से, और अभी मैसेजेस में आ ही जाएगा किस किस ने ट्रेड किया है। शरद सर, और कोई कॉल या ट्रेड जो जिसका आप रिव्यू बताना चाहोगे? हाँ विवेक जी, एक ऑयल इंडिया का ट्रेड और खुला हुआ है, ये जी। अभी चल रहा है ऑयल इंडिया का ट्रेड। अभी इसमें कुछ टारगेट वगैरह दोनों साइड पे नहीं आया है, कॉल और पुट साइड के पे। मुझे लगता है कि ये आ सकता है। और ये जो पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी मैंने ऑयल इंडिया की दी थी, इसके अंदर मैंने 480 का कॉल दिया था और 470 का पुट दिया था। तो जो 480 का कॉल दिया था उसको खरीदना था 18.75 पे, तो वो अभी चल रहा है 23.45 पे, टारगेट है 28.45, तो टारगेट 5 रुपया ऊपर ही रह गया है। और जो 470 का पुट था उसमें देखिए हमने जो खरीदारी की थी, बाय का प्राइस था वो था 17.3, स्टॉप लॉस था 11.55 और टारगेट था 25। तो ये अभी इसका प्राइस अभी 14.3 चल रहा है। तो जैसे ही देखिए कॉल का साइड का टारगेट आएगा, वैसे ही पुट के साइड का स्टॉप लॉस आ जाएगा। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू कर गया, ऊपर निकल गया सिक्योरिटी, तो उस स्थिति में आपका कॉल का टारगेट पुट का स्टॉप लॉस आएगा, तो आपको डिसेंट 11% यहाँ भी मिलेगा। 50,400 का कैपिटल था, आपको 5500 रुपये मिल जाएगा। और मान लीजिए कि सब गड़बड़ हो जाता है, सिक्योरिटी गिर जाती है, मान लीजिए कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, ईरान और यूएस के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, उस स्थिति में सिक्योरिटी गिर जाती है, तो भी आपको 7% मिल जाएगा गिरने पर भी। तो पुट का टारगेट आ जाएगा 25 रुपया, कॉल का स्टॉप लॉस आ जाएगा 13 रुपया, और आप तब भी 7% प्रॉफिट में निकल जाएंगे। तो दोनों तरफ ही आपका फायदा होने वाला है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। देखिए यही चीज़ है ना, यही चीज़ मुझे एग्जैक्टली चाहिए, और ये चीज़ मिल जाती है तो दिल खुश हो जाता है। अब जनता कितनी खुश होगी सर, वो हमें बता देगी अभी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महेश सर, आज थोड़ा सा बिजी डे रहने वाला है। एक्चुअली एक तो कमोडिटी में उतार चढ़ाव काफ़ी देखने के लिए मिला। कल हमने देखा कि क्रूड ऑयल जो कि नीचे चल रहा था, मीटिंग के बाद अचानक से रिकवरी आ गई और क्रूड ऑयल ऊपर आ गया था। हालांकि अब सुबह फिर सॉफ्ट हो गया, लेकिन सोने चांदी जो कल रेड मार्क में चल रहे थे ग्रीन मार्क में आ गए हैं, यानी कि ग्लोबल रिस्क का डर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का ऊपर आना, सोने चांदी का ऊपर आना, ये थोड़ा सा रिस्क दिखा रहा है। महेश सर, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, इन दोनों में अगर, क्योंकि कमोडिटी के वन ऑफ द बेस्ट प्ले यही कहलाते हैं दोनों मार्केट में, इन दोनों में से किसी में प्ले करना हो या प्रॉफिट बुक करना हो, किस में करना है? नहीं, वेदांता में यहाँ से भी मीडियम टू लॉन्गर टर्म अगर आपका व्यू है तो बुलिश है, और शॉर्ट टर्म चार्ट भी मेरे हिसाब से बुलिश बने हुए। तो यहाँ पे वेदांता में प्ले किया जैसे 688 या 690, ये स्टॉप लॉस थोड़ा लोअर रहेगा, कभी कभार वोलेटाइल हाई हो जाता है, तो ये स्टॉप लॉस के साथ में काम कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल 748 के करीब बनेगा और उसके बाद में 760 780, ये रेंज आराम से वेदांता के अंदर देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग है और टेक्निकल सेटअप भी अभी काफी स्ट्रांग बना हुआ, तो वेदांता अगर किसी को ये चीज के लिए प्ले करना है तो वेदांता ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो वेदांता ज़्यादा बेटर है इस समय पर भी इन दोनों इन कमोडिटी प्ले में करने के लिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान में वॉर शुरू हो गया। पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम वी आर इन वॉर विद अफगानिस्तान। सर ये तो मतलब टेंशन बढ़ते बढ़ते लड़ाई हो गई। अफगानिस्तान से आज तक कोई वॉर जीत तो पाया नहीं। अमेरिका भी फ्रस्ट्रेट होकर 11 साल में चला गया था। शरद सर, आपका क्या मानना है? मतलब अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हो, मैं इसको टेक्निकल पॉइंट से बिल्कुल छेड़ ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों इनसिग्निफिकेंट कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वाइज, कि हमें कोई परेशानी होने वाली है, हमारा कुछ होने वाला है, या दुनिया को भी वो लड़ते रहें, ठीक है। लेकिन बात ये कि वो पाकिस्तान की जैसी आदत है, वो कह रहे हैं कि भारत वो वॉर की असली वजह है। अब भारत ने अफगानिस्तान को उकसाया, मतलब वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे। खैर लड़ना तो उनको अफगानिस्तान से ही पड़ेगा। ये जो वॉर शुरू हुआ है सर, इसमें मतलब आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा? शरद सर। विवेक जी, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान इज अ रोग नेशन। मतलब वो सभी जानते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है। दे वर्क ऑन अ डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री। वहां पर पब्लिक वेलफेयर जैसा कुछ भी नहीं है। और जो उनका मैनेजमेंट है वो प्रॉपर पूरी तरह से इट्स अ फोर्स ड्रिवन, आर्मी ड्रिवन कंट्री। और जहां तक अफगानिस्तान की बात है, दे लैक रिसोर्सेज, दे लैक दो सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज। स्टिल दे आर वर्किंग। तब भी वो काफी इंप्रूवमेंट अपने अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया है। मुझे याद पड़ता है जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई थी तो उनका जो बेसिकली होम मिनिस्ट्री का डेलीगेशन है वो इंडिया आया था ट्रेनिंग लेने के लिए।
कि कैसे चीज़ों को कंडक्ट किया सकता है, कैसे फॉरेन पॉलिसी, कैसे होम इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह को कंडक्ट करना चाहिए, तो दे आर लर्निंग। बट पाकिस्तान इज आई वुड मस्ट से इट इज अ बिग आई मस्ट से डिसअपॉइंटमेंट एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न। और इस तरह का नेबर होना एक्चुअली एक बहुत ही खराब बात है, बट अब वी कैन नॉट हेल्प इट। और कभी ना कभी जा करके एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि पाकिस्तान में पब्लिक विल रिवॉल्ट, जस्ट लाइक जैसे आपका नेपाल में हुआ या जैसे आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हुआ, बिकॉज पब्लिक वेलफेयर नहीं है, हाई इन्फ्लेशन रेट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट ना होना और इन्फ्लेशन हाई होना, पर कैपिटा इनकम लो होना, ये बेसिकली एक तरह से पब्लिक डिसरेंटेड होगी और वॉइस उठाएगी आने वाले समय में। केवल एक ही चीज पाकिस्तान के फेवर में जाती है कि इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट, अदरवाइज इट वुड हैव फॉलन वे बैक, काफी पहले इट वुड हैव फॉलन, इट वुड हैव बीन पार्टीशन, अलग अलग जो है अलग अलग हो गए होते बहुत सारे स्टेट्स। लेकिन हमारे लिए दुखद बात है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए एकदम ठीक है, और मुझे लगता है अफगानिस्तान भी को छोड़ देना चाहिए। इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, लोगों के वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए, और पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने अफेयर पे ध्यान दे, अपने पब्लिक के वेलफेयर पे ध्यान दे, न कि दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने में ज्यादा समय बिताए।